नमस्कार, मेरा नाम सुनीता पांडे, जॉइंट कमिश्नर राज्य कर विभाग की से। आज का जो हमारा प्रशिक्षण का टॉपिक है वो है जीएसटी और टीडीएस। टीडीएस के बारे में जानने से पहले हम आइए जानते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी को जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि कर क्या होता है। राज्य और केंद्र सरकारों को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को परिपूर्ण करने के लिए सरकार के पास राजस्व की प्राप्ति होना आवश्यक है, यानी कि सरकारों के पास पैसे का होना ज़रूरी है। तो सरकार वो पैसा कहाँ से लाएगी? सरकारें ये वो पैसा जो है कर के रूप में अपने नागरिकों से उद्ग्रहित करती हैं, उनसे कलेक्ट करती हैं और उसी पैसे को फिर लोक कल्याणकारी योजनाओं में लगाती हैं। तो अब कर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो है या डायरेक्ट टैक्स उसको कहते हैं, जिसमें कि कोई भी नागरिक है वो अपनी ही जेब से पैसा सरकार के खाते में जमा करता है या सरकार के खजाने में जमा करता है। जैसे कि इनकम टैक्स है, हम लोगों की जेब से जो हमारी इनकम होती है हम उसी में से एक निश्चित हिस्सा सरकार को देते हैं, अदा करते हैं, वही सरकार के राजस्व का स्रोत बनता है। इसी तरह से जो दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं हम, वो कौन कौन से हैं? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जहाँ पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नागरिक के बीच में टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक मीडिएटर होता है। तो वो मीडिएटर क्या करता है कि राज्य सरकार के बिहाफ पे, केंद्र सरकार के बिहाफ पे नागरिकों से पैसा कलेक्ट करता है और फिर राज्य के खजाने में, सरकार के खजाने में उसको जमा करता है। तो ये अप्रत्यक्ष कर है। तो जो जीएसटी की बात हम करते हैं वो अप्रत्यक्ष करों में बहुत बड़ा सुधार है। अब सुधार क्यों कह रहे हैं हम इसको जानने के लिए समझते हैं कि जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है वो अलग अलग तरह के टैक्स लगाती हैं। मनोरंजन की एक्टिविटीज़ कर रहा है, उस पर मनोरंजन कर दे रहा है, तो उसको 4-5 प्रकार के डिपार्टमेंट से डील करना पड़ता था और उन 4-5 के लिए अलग से उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, रिटर्न देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जीएसटी आने के बाद से ख़त्म करनी। ये सोचा गया कि इतने सारे टैक्सेस को अलग करके हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि एक आदमी को एक ही जगह जाना पड़े। तो उसको देखते हुए उस संकल्पना को साकार करने के लिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी से पहले क्या होता था कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सपोज फैक्ट्री है, वहाँ पे जो सामान बन रहा है तो उस पर सेंट्रल एक्साइज लगता था। उसके बाद वो सामान वहाँ से निकल कर ट्रक के माध्यम से किसी ट्रांसपोर्टर के यहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्टर के यहाँ माध्यम से वो जाता था होलसेलर के यहाँ। तो जो ट्रांसपोर्टर वाला पोर्शन है उस पर क्या लगता था, उस पर सर्विस टैक्स लगता था, क्योंकि वो परिवहन कर रहा है, सेवाएं दे रहा है। और जब डिपार्टमेंटल स्टोर पे पहुंच गया या होलसेलर के यहाँ पहुंच गया, वहाँ से जब वो जा रहा है कस्टमर के पास, तब उसमें क्या लग रहा था, बिक्री कर लग रहा था। पहले जो इतने तरह के टैक्स लग रहे थे उसमें परेशानियाँ क्या आ रही थी, क्यों जीएसटी के बारे में सोचा गया? तो उसमें परेशानी ये थी कि जैसे हमने बात करी एक कुर्सी के निर्माण की, तो उसमें हमने देखा कि 3-4 तरह के टैक्स लग रहे हैं, या रेस्टोरेंट की बात करी उसमें भी देखा 3-4 तरह के टैक्स लग रहे हैं। तो उसका बोझ किस पे जा रहा था? उसका बोझ अंतिम रूप से तो कंज्यूमर के ऊपर या ग्राहक के ऊपर ही जा रहा था। इसको हटाने के लिए ही सोचा गया कि एक ही टैक्स रहे। तो ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए आपने सुना होगा जब जीएसटी लग रहा था तो 1 नेशन 1 टैक्स और 1 मार्केट की बात की गई थी। जीएसटी लगने के बाद क्या हो गया है कि एक ही एक्ट है, केवल जीएसटी है जो पूरे इंडिया में एक साथ लागू हुआ है। तो जीएसटी आने से ये फ़ायदे हुए, उसको एक ही अथॉरिटी से डील करना है, एक ही तरह का टैक्स देना है। इसके अलावा जो जीएसटी में मेजर जो चेंज आया है वो ये आया है कि पहले क्या होता था कि जहाँ पर भी पैसा कलेक्ट किया, मैंने शुरू में बताया प्रत्यक्ष कर जो है हम डायरेक्ट नहीं देते गवर्नमेंट को, बीच में कलेक्ट करने वाला कौन होता है, वो करदाता होता है, जो कि व्यापारी होता है। व्यापारी क्या करता है, सरकार के बिहाफ पे हमसे टैक्स कलेक्ट करता है नागरिकों से। तो वो जहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता था उसी राज्य को टैक्स मिल जाता था, वहीं पे राज्य के राजस्व का वो स्रोत होता था। परंतु जीएसटी आने के बाद क्या है, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर भी माल का फाइनल कंजम्पशन होगा, जहाँ पर भी उपभोग होगा, कर भले ही किसी एक राज्य में जमा किया गया हो, लेकिन जहाँ उपभोग होगा
कर वहीं पे यहाँ से जमा हुआ टैक्स उस राज्य में चला जाएगा जहाँ पर उसको फाइनली कंज्यूम किया गया है। तो अब बात करते हैं कि जीएसटी कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं 5 तरह के, डीजल है, पेट्रोल है, या फिर जो वायुयान का जो फ्यूल होता है वो है, और नेचुरल गैस है। ये 4-5 तरह की चीज़ें ऐसी हैं जिनको 5 सालों के लिए जीएसटी से बाहर रखा है। और दूसरी एक चीज़ है जिसको जीएसटी बिल्कुल नहीं लगता, वो क्या है कि जो शराब होती है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, जो मानव उपभोग के लिए शराब है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगना है। जीएसटी में कितने तरह के रेट ऑफ टैक्स हैं, कितना लगेगा, लग तो गया, मान लीजिए कहाँ लगा कि जहाँ पर भी आपने कोई माल की सप्लाई करी या फिर कोई सेवा की सप्लाई करी तो वहाँ पे आपको जीएसटी लगेगा। परंतु वो अगर पेट्रोल डीजल से रिलेटेड है, जीएसटी नहीं लगेगा। मालिक और सेवक का संबंध है, जीएसटी नहीं लगेगा। कर मुक्त है जीएसटी में, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब लगेगा तो किस रेट से लगेगा, उस पर हम बात करें थोड़ी सी। तो जहाँ पे जो एकदम मानव के जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं उन पे नॉर्मली जीएसटी को कर मुक्त किया गया है। तो वहाँ पे 0 रेट। लाइवलीहुड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे गेहूँ है, चावल है, दूध है, फ्रेश सब्जी हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सारे जो कि किसी भी इंसान को जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, उनके लिए उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद आइए कि जो नॉर्मल थोड़ा लाइफ जीने के लिए ज़रूरी हैं उस पर, जैसे दवाइयाँ हैं और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, ऑयल है, खाना बनाने के लिए आपको तेल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ों पे 5% रेट ऑफ टैक्स है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप, थोड़ा आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी है तो आप घी, बटर, ये सारी चीज़ें, आप अचार भी लेना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों पे फिर 12%, जो डेली नीड की चीज़ें हैं उस पे 12% रेट ऑफ टैक्स है। फिर और भी थोड़ा आप जैसे हायर लेवल पे जाते हैं तो कॉस्मेटिक्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ऐसी चीज़ें खरीदेंगे आप तो उस पर 18% रेट ऑफ टैक्स है। उसके अलावा जब आपको लग्जरी की ज़रूरत है, जैसे आप बड़ी कार्स खरीदते हैं या फिर कोई ऐसी वस्तुएं हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं, जैसे पान मसाला है, तो इन चीज़ों पे रेट ऑफ टैक्स बढ़ा के रखा गया है। 28% का रेट ऑफ टैक्स है। तो ये बात करी हमने कि जीएसटी लगेगा तो किस रेट से लगेगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या है। जीएसटी तो लगेगा, तो क्या जो बिल आपको मिलेगा उस पर जीएसटी लिखा रहेगा कि 28% जीएसटी है या 18% जीएसटी है? नहीं, आप देखेंगे कि उस पर तो कुछ और ही लिखा है। आप देखेंगे उस पर सीजीएसटी टाइप का कुछ लिखा है, एसजीएसटी लिखा है, कहीं पे तो आप देखेंगे आईजीएसटी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी कभी आप एक राज्य के अंदर, जैसे कि उत्तराखंड राज्य का हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप उत्तराखंड के ग्राहक हैं और उत्तराखंड के ही किसी व्यापारी से आप सामान खरीद रहे हैं, यानी कि विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, राज्य के अंदर ही खरीद फरोख्त हो रही है। तो उस बिल पे जो होगा, उस पे जो हमने बात करी 18% रेट की, तो वो आधा आधा होके सीजीएसटी मतलब केंद्र का हिस्सा आधा पर होगा उस पे 9% का, और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी राज्य का हिस्सा 9% का आधा हिस्सा, यानी कि 18% को 9% करके जहाँ पे भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, इंट्रा स्टेट, वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 9% करके 18%। लेकिन अगर कोई यूपी के डीलर को उत्तराखंड का डीलर कोई चीज़ बेच रहा है, यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे पूरा का पूरा 18% लगेगा और वो आईजीएसटी लिखा होगा, वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लिखा होगा। वहाँ पे आप देखेंगे कि आईजीएसटी लिखा है, मतलब कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि इसमें भी आधा तो जाएगा केंद्र सरकार को और आधा जाएगा राज्य सरकार को। लेकिन किस राज्य सरकार को जाएगा? शुरू में हमने बात करी थी कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो आधा जो केंद्र सरकार को चला गया और आधा जो कलेक्ट तो हुआ, किसने वसूल किसने किया था, कलेक्ट किसने किया था? उत्तराखंड के डीलर ने। लेकिन जाएगा किस राज्य को? वो आईजीएसटी के फॉर्म में जो राज्य वाला हिस्सा था वो चला जाएगा उत्तर प्रदेश को, क्योंकि कंज्यूम होने के लिए गुड्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में जा चुके हैं। तो इस तरह से इसको स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी जो है वो इस तरह से है कि आपको बिल पे सीजीएसटी एसजीएसटी दिखेगा या फिर उस पर आईजीएसटी दिखेगा। आप जब भी कोई खरीद करते हैं आप उस पर बिल मांगिए। जीएसटी का प्रावधान ये है कि 200 रुपये से ऊपर का कोई भी अगर खरीद कर रहे हैं आप, तो उस पर आपको जीएसटी
चार्ज होना चाहिए, उस पर बिल जारी करना अनिवार्य है। तो जीएसटी चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। एक तो आप बिल ज़रूर मांगिए, 200 रुपये से ऊपर का कुछ भी खरीद रहे हैं तो। दूसरा, अगर आप कहीं बाहर के स्टेट से कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ पर भी बिल मांगिए। तो बिल जो हम कह रहे हैं कि 200 रुपये तक का बिल देना है उसको, तो आप देखेंगे कुछ मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, जिसमें कि बिल आप देखिए, इसमें ये अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ एक बिल है जो अमेज़ॉन से आया है। इसमें आप देखिए तो यहाँ पर कोई टैक्स चार्ज नहीं है क्योंकि ये बुक्स का बिल है, इसमें बुक्स हमने खरीदी हैं, तो यहाँ पे कोई टैक्स चार्ज नहीं है। अब दूसरा बिल देखिए, ये कंप्यूटर का बिल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इस पर बिल CGST और SGST दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो ये उत्तराखंड का ही एड्रेस है, डीलर उत्तराखंड का है और उत्तराखंड में ही इसकी खरीद की गई है। तो CGST और SGST चार्ज करके ये हमें बिल जारी हुआ है। लेकिन इसी जगह तीसरा एक बिल देखिए, जो बिल मैं दिखा रही हूँ आपको, श्री बालाजी हौजरी का है। इस पर तो कोई टैक्स ही चार्ज नहीं हुआ है। आप कहेंगे ये बिल गलत है, पर ये बिल गलत नहीं है क्योंकि इसमें GST नंबर लिखा है और नीचे आप देखिए यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है कि ये कंपोजिशन डीलर है और ये बिल टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकता, ये बिल ऑफ सप्लाई जारी करेगा। तो दो तरह के बिल आपको ऐसे दो लोग ऐसे हैं जिनके बिलों पर आपको GST लगा हुआ नहीं मिलेगा। वो तो एक ये जिसके बिल ऑफ सप्लाई पे वहाँ पे टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा होगा, ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिखा होगा। जो कंपोजिशन डीलर है वहाँ नीचे या तो वो स्टैंप लगा के देंगे कि हम कंपोजिशन डीलर हैं, या फिर वो नीचे प्रिंटेड होगा कि कंपोजिशन डीलर हैं, वो बिल ऑफ सप्लाई जारी करेंगे और उस पर वो आपको टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अब ये कौन है इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कंपोजिशन डीलर वो होते हैं जिनको कि टैक्स चार्ज करना अलाउड नहीं है। छोटे डीलर होते हैं, GST में 50 लाख तक की लिमिट रखी गई है। तो वो 50 लाख या 75 लाख तक के ऐसे डीलर हैं जिनकी टर्नओवर उतनी है और वो एक कंपोजिशन ऑप्ट कर लेते हैं। वो ना तो ITC लेते हैं और ना ही आपसे टैक्स चार्ज करते हैं। वो लमसम अपनी ही कमाई में से थोड़ा पैसा जो भी निर्धारित किया सरकार ने उसके आधार पे गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं, तो वो आपसे टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। दूसरा कौन? GST में रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है 40 लाख की है बाकी राज्यों के लिए और उत्तराखंड राज्य के लिए 20 लाख की है। किसी की टर्नओवर अगर 20 लाख की है, लाख से नीचे है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन ले, पंजीयन ले GST में, तो वो भी GST का आपको टैक्स इनवॉइस नहीं देगा। लेकिन वो क्या करेगा, उसके लिए भी ये तो ज़रूरी है कि वो बिल ऑफ सप्लाई आपको जारी करे अगर वो 200 रुपये से ज़्यादा की कोई भी बिक्री आपको कर रहा है। तो एज सिटीजन मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप जब भी 200 रुपये से ज़्यादा का सामान खरीदें तो बिल ज़रूर लें और उस पर देख लें कि बिल ऑफ सप्लाई है कि या टैक्स इनवॉइस है। और अगर कहीं कोई आपको ऐसी डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आप राज्य कर विभाग उत्तराखंड में उसकी सूचना दे सकते हैं। देखिए, अब आप लोग क्योंकि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं तो थोड़ा सा उस लिहाज से भी अगर हम बात करें तो एक तो नागरिक हैं आप, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको GST का बिल लेना है, लेकिन साथ साथ आपकी दोहरी जिम्मेदारी भी है। आपको ग्राम के विकास के लिए भी बहुत सारे निर्माण कार्य करने पड़ते हैं, बहुत सारी खरीदारी करनी पड़ती है, कोई भवन बनाना है, कोई खड़ंजा लगाना है। तो इसमें क्या होता है, जो सामान्य तौर पे परिपाटी चली आ रही है उसमें क्या होता है कि रेत बजरी आपने खरीदना है तो रेत बजरी में ये बहुत होता है कि वो क्या करते हैं, आपको बिल नहीं देंगे, कहेंगे कि आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा पर आप बिल मत लीजिए और सामान हमसे ऐसे ले लीजिए। अब उसमें क्या होगा, देखिए उसमें खेल क्या होता है, वो आपसे ऐसा तो कह देंगे और आपको लगेगा कि नहीं मुझे थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, परंतु आप देखेंगे अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें होता क्या है, उसने आपसे पैसा तो पूरा ले लिया होगा। वो कहेगा ज़रूर कि GST लगाएंगे तो सर GST का पोर्शन अगर 18% है तो इतना बढ़ जाएगा, आपको इतना ज़्यादा देना पड़ेगा, पर वो अपना पैसा तो पूरा ले लेगा। लेकिन जो सरकार को आपकी तरफ से योगदान होना था, जो सरकार के राजस्व में आपकी इस खरीदारी से वृद्धि होनी थी, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसने पैसा ले लिया, अपनी जेब में रख लिया, वो अपनी सेल को उसको दिखाएगा ही नहीं। तो आप लोगों से ये बहुत अपेक्षित है कि GST से बिल्कुल डरना नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे जब आप कोई भी कार्य कराते हैं, आप कल्याणकारी कार्य, क्योंकि सरकार आप ही के थ्रू करवा रही है, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। थैंक यू।
नमस्कार, मैं एस तिरवा, डिप्टी कमिश्नर राज्य कर यानी स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट। मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ टीडीएस पर। टीडीएस नाम आपने सुना होगा कि टीडीएस इनकम टैक्स में और टीडीएस जीएसटी में, टीडीएस वैट में, बहुत सारे टैक्स के सिस्टम में टीडीएस कटता है। जीएसटी में भी टीडीएस बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ासकर सरकारी विभागों के लिए, सरकारी उपक्रमों के लिए या फिर लोकल अथॉरिटीज़ के लिए। तो आइए आज हम समझते हैं कि टीडीएस वाकई क्या है, राज्य के आय में, राज्य के राजस्व की वृद्धि में ये कैसे सहायक है और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो मैं आपको टीडीएस की तरफ लेके चलता हूँ। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हम टीडीएस को कहते हैं और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को अगर मैं हिंदी में रूपांतरित करूं तो इसको बोलते हैं स्रोत पर कर कटौती। स्रोत पर कर कटौती, स्रोत शब्द पे ध्यान दीजिए। स्रोत पर कर कटौती कैसी होती है इसको हम आगे समझते हैं। तो स्रोत पर कर कटौती क्या है? अब अगर मैं बात करूं इसे समझाने के लिए तो मैं एक बहुत सामान्य सा एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। वो एग्जाम्पल आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मान लीजिए कोई दंपत्ति है, कोई कपल है, कोई परिवार है और वो शॉपिंग करने जाता है। हर एक परिवार में हर एक दंपत्ति शॉपिंग सेंटर्स पे जाता है, तो हम उसको इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो वो शॉपिंग करने जाता है, मान लीजिए एक दुकान पे। अभी वो दंपत्ति दुकान पे गया और उसने वहाँ से कुछ शॉपिंग की, तो उसने कुछ जो भी सामान उसने ख़रीदा वो सामान उसके पास आ गया। इसके बाद वो क्या करेगा? वो दंपत्ति पैसे का भुगतान करेगा। जितना उसने सामान लिया है उसके अगेंस्ट वो उतना ही पैसा उस दुकानदार को देगा। अब यहाँ से ज़रा ट्रांजैक्शन को समझिए। क्योंकि दंपत्ति ने पैसा दिया है और पैसा उस दंपत्ति से दुकानदार के लिए गया है, तो हम उसको बोलते हैं भुगतान का स्रोत। यानी कि वहाँ से जो पेमेंट है वो ओरिजिनेट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है। तो यहाँ से वो भुगतान का स्रोत हमने कहा। और फिर उसके बाद जब वो पैसा उसने दुकानदार को दिया तो दुकानदार ने क्या किया? दुकानदार ने एक बिल बनाया और बिल उसे जारी किया। बिल जारी किया तो बिल पे उसने टैक्स लगाया। हम आप जब भी मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हम सामान खरीदते हैं उस पर दुकानदार जीएसटी चार्ज करता है। तो वही जीएसटी उसने चार्ज किया, जिसको हम कहते हैं कि दुकानदार ने कर वसूल किया हमसे, टैक्स वसूल किया हमसे। तो हमने भुगतान किया और उस पर दुकानदार ने टैक्स हमसे वसूल किया। अब ज़रा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है जो हम लोग रोज़ करते हैं। अब हम जब इससे आगे बढ़ते हैं तो ये जो कर वसूली है जो दुकानदार ने की, टीडीएस में क्या होता है कि ये कर वसूली अगर उस दंपत्ति को भी दे दी जाए तो ये एक स्रोत पर कर कटौती होगी। जो दंपत्ति है वो कर वसूली तो नहीं करेगा, लेकिन वो कर की कटौती करेगा और एक सर्टेन अमाउंट से वो कर की कटौती करेगा। तो इसको हम स्रोत पर कर कटौती कहते हैं, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब आइए जरा हम आपकी प्रोफाइल के हिसाब से इस ट्रांजैक्शन को समझते हैं कि ये कैसा होगा। तो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक प्रतिनिधि है, मान लीजिए कोई ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत का कोई प्रतिनिधि है या लोकल बॉडीज़ का कोई भी एक प्रतिनिधि है। हमेशा आप जानते हैं कि प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी कल्याणकारी कार्यों को करने की है, सरकार की विभिन्न योजनाओं को निचले स्तर पे, ग्राम स्तर पे, गांव के स्तर पे लागू करने की है। तो ऐसे में उनके पास विकास कार्यों से जुड़े बहुत सारे काम होते हैं। तो इनमें मान लीजिए कि कोई एक प्रतिनिधि है जो कि अपने गांव में अपनी निधि से, सरकार के पैसे से कोई सड़क बनाना चाहता है। यहाँ पे मैंने उदाहरण सड़क का लिया है, लेकिन आप कोई सड़क बना सकते हैं, कोई भवन निर्माण हो सकता है, कोई और तरीके का काम हो सकता है, नाली की खड़ंजा इत्यादि कुछ भी बनाने का काम हो सकता है। तो अब जब भी कोई प्रतिनिधि कोई ऐसा काम
किसी से कराएगा तो उसे क्या पड़ेगा सबसे ज़्यादा ज़रूरत? सबसे पहले उसको एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए जो इस काम को करेगा। वो कौन होगा यहाँ पे? वो होगा ठेकेदार। तो एक ठेकेदार या एक संविदाकार, जिसे हमारे टैक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, वो इस काम को करेगा। अब क्या होगा कि जब वो काम करेगा तो बिना पैसे के काम तो करेगा नहीं, तो जो भी प्रतिनिधि होगा उसका जो ऑफिस होगा वो उसे उस पैसे का भुगतान करेगा। ठीक है, तो जब वो पैसे का भुगतान करेगा संविदाकार को यानी ठेकेदार को, जब वो पैसे का भुगतान करेगा तो उस समय क्या होगा, जो सोर्स होगा, जो सोर्स ऑफ पेमेंट है, वो उस वक्त वो प्रतिनिधि होगा। उसके ऑफिस से वो पैसा जा रहा होगा किसके पास? ठेकेदार के पास। तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी होगी कर कटौती की? इस सिस्टम में कर कटौती की जिम्मेदारी होगी जनप्रतिनिधि की या उसके ऑफिस की, यानी उसका जनप्रतिनिधि का जो भी आहरण वितरण से संबंधित कार्य करता होगा, डीडीओ होगा, पीएफएमएस सिस्टम से अगर पेमेंट हो रहा होगा या आईएफएमएस सिस्टम से पेमेंट हो रहा होगा, तो उस पेमेंट सिस्टम की ये जिम्मेदारी होगी कि वो पहले कर कटौती करे, यानी टीडीएस कटौती करने के बाद ही उस संविदाकार को भुगतान करे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने बात की कि कर कटौती होगी, तो क्या कर कटौती हर स्थिति में होगी? क्या हमेशा चाहे वो 10 रुपये का कोई आइटम खरीदे या 10 लाख का खरीदे, दोनों ही स्थितियों में कर कटौती की जाएगी? तो इसको जरा समझते हैं कि कर कटौती होनी कब है। तो कर कटौती के लिए हमारे पास मुख्यतः 2 बिंदु हैं। एक कि जब किसी करदाता ठेकेदार को एक ही बिल पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही बिल पे 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की पेमेंट हो रही हो, यानी एक बिल हो, कोई ऐसा काम हो जिसका कोई भी ठेकेदार हो, या मान लीजिए कोई स्टेशनरी का जिससे आपने सर्विसेज ली हैं, या मान लीजिए कोई रेत बजरी का कोई आपने किसी से सर्विसेज ली हैं, उसका कोई एक बिल है और वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है कि इस पर आपको टीडीएस काटना है। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या है कि वो 2.5 लाख का बिल नहीं है, 2.5 लाख के बिल से नीचे है, तो अब आप कहेंगे कि उसमें काटने की कोई ज़रूरत नहीं। सामान्यतः 2.5 लाख रुपए से नीचे के बिल पे टीडीएस काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी ठेकेदार के साथ अनुबंध हुआ है कि वो काम वो 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए में करेगा। सपोज कीजिए कि मैं एक खड़ंजा बनाता हूँ और वो खड़ंजा 5 लाख रुपए का बनता है, और मेरा ठेकेदार के साथ एक अनुबंध हुआ है कि मैं 5 लाख रुपए उसे पे करूंगा तब वो एक खड़ंजा बनाएगा। अब यहाँ पे जब मैं उसको पहला पैसा 5 लाख रुपए में एक साथ रिलीज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहली किस्त उसे 1 लाख रुपए की दे रहा हूँ। अब जो 1 लाख रुपए है वो 5 लाख, वो 2.5 लाख से कम है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में उस 1 लाख रुपए में भी टीडीएस की कटौती करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जो संविदा की कुल धनराशि है, जो अनुबंध है, वो 2.5 लाख से ज़्यादा का है। तो ये 2 मुख्य बातें हैं कि कब आपको टीडीएस की कटौती करनी है। पहली, जब कोई एक बिल आपको 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का हो। सेकंड, बिल 2.5 लाख रुपए से कम का हो, लेकिन टोटल कॉन्ट्रैक्ट की धनराशि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो। तो इन 2 स्थितियों में टीडीएस की कटौती अनिवार्य रूप से करनी है। अब हम यहाँ पे, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम उदाहरण यहाँ पे ज़रूर ऐसा दे रहे हैं कि हम कोई स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, लेकिन ये माल यानी गुड्स और सेवाएं दोनों के लिए है। अगर कोई उपनल एक विभाग है, वहाँ से कोई कर्मचारी अपने यहाँ रखता है बाह्य स्रोत से, जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे केस में भी क्योंकि वो कर्मचारी की जो सैलरी बनेगी तो उपनल से वहाँ पे भी आपको टीडीएस काटना है, तो वो दोनों माल और सेवा यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों ही स्थितियों में टीडीएस कटेगा, और उसकी जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए रहेगी। अब जरा बात करते हैं कि कर कटौती अब होगी तो वो फिर कर कटौती कब नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कर कटौती होनी है इस स्थिति में, ऐसे ये देखते हैं कि टीडीएस कटौती यानी कर कटौती किस स्थिति में नहीं होनी है। तो एक स्थिति है इसमें कि अगर किसी को आप पेमेंट कर रहे हो और उसका बिल 2.5 लाख रुपए से कम हो, एक स्थिति 2.5 लाख रुपए से कम हो और साथ ही वो टोटल अनुबंध की कीमत भी 2.5 लाख रुपए से कम हो। यानी कि जब आप कोई पेमेंट कर रहे हैं अगर 1 लाख का और वो टोटल अनुबंध भी
2 लाख का है या 2.25 लाख का है तो ऐसे स्थिति में आपको TDS कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब सप्लायर और जहाँ पे वो सप्लाई ली जानी है वो दोनों ही राज्य से बाहर हों, अब ये स्थिति कैसे आ सकती है? सामान्यतः आप लोगों के केस में यानी कि ग्राम पंचायत या प्रतिनिधियों के केस में ये संभावना नहीं होगी कि ये स्थिति आए, लेकिन सिर्फ एक जानकारी के उद्देश्य में आपको बताऊंगा कि ऐसा कभी कभी हो सकता है कि राज्य सरकार के कुछ गेस्ट हाउसेस या कुछ ऐसे कार्यालय जो राज्य से बाहर स्थित हों। सपोज कीजिए कि दिल्ली में कोई कार्यालय है, जैसे एक हमारा उत्तराखंड सदन, उत्तराखंड का भवन दिल्ली में है, वहाँ पे अगर कोई खरीदारी वो करते हैं, चाहे वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की भी करते हैं, तो यहाँ देखिए वो दोनों ही इस राज्य से, मतलब जो भी सप्लाई होगी वो भी राज्य के बाहर होगी और सप्लायर दोनों ही राज्य के बाहर हैं। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है, तो ऐसे केस में भी हमें TDS कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं कि TDS कटौती आखिर किस दर से होगी। तो अब ये रेट ऑफ टैक्स इसका क्या होगा? तो जो कटौती की दर है वो फिक्स है और वो है 2% की। तो ये 2% की जो दर है इससे हमें TDS की कटौती करनी है, लेकिन इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं किस तरीके से करना है। एक ऑप्शन है हम SGST 1% और CGST 1%, यानी 2% को हम इक्वली डिवाइड करेंगे और SGST 1% और CGST 1% से हम कटौती करेंगे। ये SGST और CGST से हम कब कटौती करेंगे? जब हम माल और सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के अंदर से ले रहे हैं। मान लीजिए आप चमोली डिस्ट्रिक्ट में कोई काम करा रहे हैं, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो आपका सप्लायर है, जो आपको वो सर्विसेज दे रहा है या आपको जो गुड्स दे रहा है, वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो इस केस में आपको 2.5 लाख से ऊपर जैसी स्थिति होगी तो आपको CGST और SGST काटना है। अब मान लीजिए कि ऐसी कोई चीज़ आप काम तो अभी भी चमोली में हो रहा है मान लीजिए, लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं अपने गांव के विकास के लिए, अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जो आपको उत्तराखंड में मिल नहीं पा रही है या आपको वो उत्तराखंड में वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या करेंगे? वो दिल्ली से या नज़दीकी कहीं सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से या फिर कहीं हिमाचल प्रदेश से किसी अन्य राज्य में जाके उसे देखेंगे। तो ये भी स्थिति हो सकती है कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान है और वो आपको उत्तराखंड के बाहर से मिल रहा है। जैम में ऐसा हो सकता है कि आप जैम के थ्रू खरीदारी कर रहे हो और वो डीलर यहाँ का हो ही नहीं, वो डीलर कहीं बाहर का रजिस्टर्ड हो। बड़ी किसी कंपनी के मामले में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी फोटोकॉपियर खरीद रहे हो, आप ऐसा बहुत सारा सामान खरीद रहे हो। तो 2.5 लाख रुपए का नियम तो वहाँ भी लागू होगा, लेकिन बस उसमें अंतर ये होगा कि TDS कटौती जो आप 2% करेंगे वो IGST के हेड में आपको कटौती करनी है। तो या तो आप TDS कटौती SGST और CGST के हेड में करेंगे और या फिर आप TDS कटौती IGST के हेड में करेंगे। और अंतर मैंने आपको समझा दिया कि SGST और CGST आपको तब काटना है जब आप उत्तराखंड राज्य के अंदर से ही कोई खरीद कर रहे हो, और आपको IGST के रूप में कटौती तब करनी है जब आप राज्य के बाहर से कोई खरीदारी कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कटौती की धनराशि को जमा कैसे करेंगे। वो प्रक्रिया अब आपको समझनी है। तो कटौती की धनराशि को जमा करने के लिए हमारे लिए जो पहली शर्त है वो है कि हमें GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होगा या उसको आप हिंदी में पंजीयन कहते हैं। तो जब तक आपको GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन या पंजीयन आपने नहीं लिया है तब तक आप इस धनराशि को जमा नहीं कर पाएंगे। तो पंजीयन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको GST पोर्टल जिसको कि हम gst.gov.in बोलते हैं, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको पंजीयन लेना है। अब दूसरी बात होती है भाई, पंजीयन होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके लिए आपको या तो पैन या फिर टैन नंबर जो इनकम टैक्स के लिए होता है, जो टैक्स डिडक्शन के लिए होता है, तो वो टैन नंबर के आधार पर या फिर पैन नंबर के आधार पर ये पंजीयन लिया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि क्या इसका कोई पैसा लगेगा। इसमें नहीं, इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना होगा, कोई इसकी फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और ये आपको कब तक मिलेगा? मान लीजिए मैंने आज अप्लाई तो कर दिया, तो मुझे ये कब मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा 3 वर्किंग डेज में।
3 वर्किंग डेज में आपको 100% ये पंजीयन आपका मिल जाएगा और आपको एक UIN नंबर या GSTN नंबर जिसको आम भाषा में कहते हैं वो आपको नंबर मिल जाएगा और उसी नंबर के आधार पर फिर आप कटौती करने के बाद उस पैसे को जमा कर पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि पंजीयन कैसे प्राप्त करें। पंजीयन में 2 पार्ट हैं और 2 पार्ट में आपको कैसे फिल करना है। तो पार्ट ए फिल करने के लिए आपको लॉग ऑन करना है, यानी आपको जाना है GST की पोर्टल पे, जो मैंने अभी बताया gst.gov.in पे। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है एज टैक्स डिडक्टर, एज टैक्स पेयर नहीं, नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं। फिर आपको वहाँ पे पैन नंबर या टैन नंबर या फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना डालना है और उसके बाद उनको OTP से सिस्टम वेरीफाई करेगा। आप एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, एक OTP आपके ईमेल पे आएगा। उसके बाद आपका TRN नंबर जनरेट होगा। TRN नंबर जो है वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये जो TRN नंबर है आपका 15 डेज़ के लिए वैलिड होगा। तो ये पार्ट ए भर के आप उस एप्लीकेशन को छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज मैंने सिर्फ पार्ट ए भरा और मुझे TRN मिल गया, उसके बाद मैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आगे की प्रक्रिया कभी भी पूरी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट बी भरने के लिए वो मैंने अपना TRN नंबर डाला, उस पर एक OTP आया, वो मैंने OTP डाला। उसके बाद मेरे सामने फॉर्म खुल गया। उस फॉर्म में मुझे ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस को जैसा कि स्क्रीन पे डिमांड किया जाएगा भरना है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को मुझे अटैच करना है और उसके बाद मुझे EVC या DSC के थ्रू उसको सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर जो है ARN नंबर वो आपको जनरेट हो जाएगा और इस ARN नंबर आपको वो ARN नंबर रखना है। आप इस ARN नंबर से GST की पोर्टल पे ये देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। अब बात करते हैं कटौती की धनराशि का रिटर्न दाखिल कैसे करें। हमारे लिए यानी कि जो TDS डिडक्टर्स के लिए रिटर्न है, उस रिटर्न का जो नाम है वो है GSTR 7। उसका फॉर्मेट है GSTR 7। अब जैसे रिटर्न है इनकम टैक्स की रिटर्न आप साल में एक बार भरते हैं, तो यहाँ पे आपको रिटर्न हर महीने की 10 तारीख को भरना होता है। अब हम ये GSTR 7 के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये क्या होगी। तो कटौती की धनराशि को भी आपको जो आपने काटी है वो आपको बैंक में एक चालान लगा के जमा कर सकते हैं या फिर आप उसको ऑनलाइन रूप से जमा कर सकते हैं। तो अगले महीने की 10 तारीख तक इस महीने के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको जमा करना है। GST पोर्टल से आपको चालान निकालना है और फिर उसको आपको भुगतान करना है। साथ ही आपको एक GSTR 7 के फॉर्मेट में रिटर्न भरनी है जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन है। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी जो कि 5 दिन बाद जो सप्लायर है उसको देना है। अब ये सप्लायर जैसे अगर मान लीजिए मैंने किसी A सप्लायर से कुछ परचेज किया था तो वो सप्लायर भी मुझसे सर्टिफिकेट मांगता है कि ये मुझे सर्टिफिकेट दो TDS का, तो वो उसको GSTR 7A का एक प्रारूप है जिसमें ये सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है। तो 5 दिन के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट देना होता है। तो अगर कोई रिटर्न विलंब से दाखिल करता है यानी कि निर्धारित तिथि तक दाखिल नहीं करता है तो क्या होगा, उसको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो एक तो वो रिटर्न की उसको आगे लेट फीस देनी पड़ेगी और साथ ही उसको जो उसके पास पैसा उसने कटौती की उस पे उसको 18% वार्षिक के हिसाब से ब्याज भी देना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि उसके बाद अगर आपने प्रमाण पत्र सही समय से नहीं दिया, अब जो आपका सप्लायर है वो आपसे GSTR 7A में प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मांगेगा TDS कटौती का, तो उसके लिए आपको जो 5 दिन मिलते हैं अगर आप उसमें लेट करते हैं तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसमें एक लेट फीस है। ये लेट फीस भी गवर्नमेंट ख़त्म करने पे विचार कर रही है। हो सकता है भविष्य में आपको ये लेट फीस ऐसा ये नियम ना रहे, लेकिन फ़िलहाल ये दोनों नियम हैं और हमें इसी हिसाब से कार्रवाई करनी है। तो ये थी आपको TDS की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नमस्कार।